हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू वशिष्ठ एकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है और आज अपन पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का द वेरी फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर में देख दिया होगा, मैंने आपको बताया था कि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज कोशिश करेंगे कि 5.1 एक्सरसाइज आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि 5.1 एक्सरसाइज जो है आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो अपन आज पढ़ने वाले हैं बच्चा लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा अलजेब्रा लगाया जाता है जो कि बाकियों से सेपरेट होता है, बाकियों से अलग होता है। इन चीजों का ध्यान में रखते हुए अपन आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोगों ने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों की 10वीं कक्षा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी नहीं होती थी? हाँ सर, होती थी। यहाँ पर आपके पास तीन केस निकलते थे, आपको याद होगा। एक d इज इक्वल्स टू 0, एक आपका होता था d ग्रेटर देन 0, एक आपका होता था d लेसर देन 0। अच्छा, d इज इक्वल्स टू 0 में क्या होता था सर? इक्वल रूट्स होंगे। d ग्रेटर देन 0 में क्या होता था सर? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है ना। और d लेस देन 0 में क्या होता था? इस केस में टीचर कहता था अरे यार, ये ना इमेजिनरी नंबर होते हैं, इन्हें छोड़ो, इन्हें आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। तो वो जो टीचर कहता था ना आगे जाके पढ़ने वाले हैं, वो समय अब आ गया है। यानी कि अपन को अब पढ़ना है कि जब d की वैल्यू लेसर देन 0 होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तब हमारा किस तरीके से, यानी कि d की वैल्यू जब भी 0 से छोटी होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तब किस तरीके से नंबर फॉर्म होते हैं और उनमें किस टाइप का अलजेब्रा फॉर्म करा जाता है और किस तरीके से उनके सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी चक्कर में अपन ये भी पकड़ लेंगे कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर d लेस देन 0 है तो उसके रूट्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से जम जाएगी इस सारे लेक्चर्स के बाद। अच्छा यार, कमेंट सेक्शन पर रिव्यू देते रहना। अभी तो मैं केवल और केवल सीबीएसई के एनसीईआरटी लेवल तक ही सीमित रख रहा हूँ इस पूरे कोर्स को। पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगी है, पर अगर आप चाहें तो मैं इसे जेई लेवल तक भी ले जा सकता हूँ, ठीक है ना, अगर आप चाहें तो इसकी जेई लेवल की मैं अलग से प्लेलिस्ट निकाल दूंगा, चिंता मत करिएगा। फिलहाल अपन एनसीईआरटी कवर अप करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की यार। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किन किन चीजों की बातें ध्यान रखनी होती है ना। बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो जाता है क्योंकि चॉक बोर्ड है भाई, आपको पता है। मैं कोशिश करूंगा व्हाइट बोर्ड ले आऊं, ठीक है, हालांकि इसके ऑपोजिट ही है व्हाइट बोर्ड, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आप लोग सबसे पहले डालिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए व्हाट आर कॉम्प्लेक्स। आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर सरदर्दी होती क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस बवाल का नाम है। तो सबसे पहले तो आप लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन में आपको कई जगह पर सबसे पहले तो z का सिंबल, z जो है हमारा सिंबल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसी के संग ये आपको हर जगह ऐसा दिखाई देगा a प्लस आयोटा b, या फिर काफी बुक्स में इसको इस तरीके से भी लिख दिया जाता है x प्लस आयोटा y, है ना। चाहे आपके सामने a प्लस आयोटा भी लिखा हो, चाहे आपके सामने x प्लस आयोटा y लिखा हो, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, कभी भी घबराइएगा मत। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो पार्ट होता है जैसे अपन का नॉर्मल अलजेब्रा जो फॉलो करे, बस खत्म बात। और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके लिए अपन को अलग से बुद्धि लगानी पड़ती है, अलग से लॉजिक लगाना पड़ता है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट में एक आपको दोनों ही जगह पर एक कॉमन चीज दिखी होगी जिसे अपन कहते हैं
आयोटा। ठीक है यार, घबराइएगा मत, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। बेशक आप स्पीड थोड़ी फास्ट कर लीजिएगा, कोई नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। स्लो पढ़ना स्लो पढ़िए, फास्ट करना फास्ट पढ़िए। ठीक है, चलिए आई जो होता है हमारा आयोटा होता है बच्चा लोग। ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है सर? आयोटा की वैल्यू होती है √-1। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। लिख लीजिएगा सारे बच्चे, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, अच्छा अब ये जो a है, अगर मैं इसको लिखूं रियल ऑफ z, इसका मतलब होता है रियल ऑफ रियल पार्ट। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपके सामने REZ लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है रियल पार्ट। ठीक है ना? अच्छा, रियल पार्ट होता है। अच्छा, अगर आपके सामने किसी बुक में लिखा हुआ है IM ऑफ z, IM मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, IM का मतलब होता है बच्चे लोग इमेजिनरी पार्ट। अच्छा सर, उस केस में क्या करा जाए जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है? तो इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। बहुत ही एग्जांपल नंबर 1 आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, फटाफट से सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 मिनट, बस 2 मिनट यार। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो अपन का निकल कर आता है, लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है कि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6 समथिंग। ये हमें गिवन है यार, ये कैमरे से बाहर चला गया। चलो कोई नहीं, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी खोलकर, ऐसी भी घबराने वाली बात नहीं है। तो आपको x और y निकालना है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y, 3 प्लस आयोटा माइनस 6 आपको गिवन है। तो क्या होता है, रियल पार्ट के बराबर कर दो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर दो। अच्छा, जब अपन ने रियल पार्ट के बराबर करा तो 4x इक्वल टू 3 आ गया, x की वैल्यू यहां से आ गई 3/4, वहां से 3x माइनस 4 सॉरी y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट यानी कि -6 के बराबर कर दो। सर यहाँ पर आप आयोटा ने क्यों नहीं लिया? यार आयोटा ले भी लेते तो कट जाता, और दूसरी बात आयोटा का सदा कोएफिशिएंट लिया जाता है, ना कि आयोटा लिया जाता। ध्यान दीजिए, आयोटा का कोएफिशिएंट लिया जाता भाई साहब। ठीक है, अब आप लोग थका रहे हैं यार, फील बनाए रखिए। ठीक है ना, लाइक बढ़िया करते रहिएगा, वीडियो शेयर करते रहिएगा, बस उसी से फील आता रहेगा। तो x की वैल्यू आपकी 3/4 आएगी और y की वैल्यू आपकी 33/4 आने वाली है। कुछ इस तरीके से आपके सॉल्यूशन आएंगे, देख लीजिएगा आपका जो भी सॉल्यूशन है यार। अब मैं उसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा एलजेब्रा फॉलो करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, दिख रहा है ना यहाँ से? हाँ, एलजेब्रा। तो एलजेब्रा कौन कौन सा फॉलो करते हैं वो लिख लीजिए फटाफट से। सबसे पहला होता है एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला लिखिए एडिशन। सपोज मेरे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा A1 प्लस आयोटा B1 लिख लेते हैं। एक मेरे पास Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, A2 प्लस आयोटा B2। हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 एक Z2। तो इन दोनों को ऐड कैसे करा जाता है अपन वो सीखने वाले हैं। ठीक है, जब भी आप Z1 प्लस Z2 निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, रियल पार्ट ऐड कर दीजिए Z1 Z2 का। ठीक है, एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट अलग ऐड कर दीजिए Z1 और Z2 का। कैसे सॉल्व करेंगे? Z1 प्लस Z2 निकालो इस वाले एग्जांपल में, ये हो जाएगा A1 प्लस A2। कितना हो जाएगा बच्चा लोग? A1 प्लस A2 प्लस वहां पर क्या हो जाएगा, आयोटा कॉमन आ जाएगा, B1 प्लस B2। तो आप लोगों को 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन करना आ गया, आगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल कर दो यार फिर फटाफट से। एग्जांपल आप लोगों के समक्ष में ये दे देता हूं कि भैया आपको एग्जांपल दे दिया गया है, एक है Z1 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 आपको दे रखा है बच्चा लोग -6 प्लस 5 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 निकाल दो।
फटाफट से निकाल दो यार, फटाफट से, ज्यादा देरी नहीं। अरे यार फटाफट करो यार, रियल को रियल से करो, -4 प्लस 3 और 5 कितना होगा, 8 बेटा। ठीक है, कोशिश करिए धड़ाधड़ फास्ट हो, ज्यादा स्लो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एडिशन अपन को समझ आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करा जाता है। भैया दोबारा समझा रहा हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, A1 और A2 उन दोनों के रियल पार्ट हैं, B1 और B2 उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, रियल को रियल से ऐड कर दीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब काफी बच्चे कमेंट पर ये पूछते हैं सर आप शकल क्यों नहीं दिखाते, सर शकल काहे नहीं दिखाते। तो भैया शक्ल दिखाएंगे यार, आराम से दिखाएंगे, शक्ल तो दिखाता रहता हूँ, हर वीडियो में तो देख रखी है तुमने यार। बस मैं चाहता हूँ पढ़ाई वाली वीडियो में ना कंटेंट ज्यादा रहे। ठीक है ना, शक्ल दिखाने में क्या होता है कि यार टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। चलिए, तो अपन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले आपको थोड़ा डिटेल थ्योरी पढ़ा रहा हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, ठीक है, क्लोजर लॉ क्या होता है कि दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो हमारे पास Z3 ऑब्टेन होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कोई भी एग्जांपल उठाकर कर लीजिएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं सर, Z1 को Z2 में ऐड कर दो या फिर Z2 को Z1 में ऐड कर दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तीसरे पार्ट पर आते हैं। तीसरा पार्ट अपन का होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अच्छा जी, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है सर, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, फिर वही बात आ जाती है। एसोसिएटिव लॉ अपन का बहुत ही सिंपल सा होता है। वो कहता है सर अगर अपन पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से करवा दे, फिर उसको तीसरे से करवा दे, या पहले को ऐसे रखे Z2 प्लस Z3 को पहले करवा दे, तो सेम ही आंसर आपका आने वाला है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला क्या होता है, अगली हमारी दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी होती है हमारी, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स। दूसरा होता है एडिटिव इनवर्स। ये दो चीजें अपन की होती है, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ये दोनों चीजें थोड़ा अलग से पढ़ाऊंगा, हालांकि बहुत ही सिंपल होता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि भैया कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी कि कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा इस दुनिया में जिसे अपन एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकेंगे। वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है ना, जब यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करा जाए, कोई भी रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके साथ एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करा जाए, तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। सर ये तो सिंपल सी बात है, 2 + 3 आयोटा हमारे पास है सपोज। ठीक है ना यार, यहाँ पर दिख नहीं रहा क्या, 2 + 3 आयोटा अपन के पास है, तो 0 + 0 आयोटा ही ऐड करना होगा ना। तो ये जो 0 + 0 आयोटा है ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है यार, ये भी बहुत आसान होता है। एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना, हालांकि कभी कभार जो है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स आप लोगों को समझ आ गया। एडिटिव इनवर्स ये होता है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है जो हमें प्लस करने पर 0 देते हैं। एडिटिव इनवर्स अलग होता है, आइडेंटिटी अलग होती है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स होता है सपोज हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना कि हमारा आंसर 0 आ जाए, उसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इससे रिलेटेड आपको छोटे मोटे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ज्यादा कोई खतरनाक टॉपिक तो है नहीं यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, बेसिक चीजें हैं, फटाफट से इसको पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। मैं फिर नेक्स्ट पेज पर आता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते ही अपन बात करते हैं डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ जाइए आप। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले, लिखिए सारे बच्चे मल्टीप्लिकेशन। यार भैया देखो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा सरदर्दी वाला तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लो। z1 z2, ठीक है, मान लो 2 + 3 आयोटा है, मल्टीप्लाई 5 + 4 आयोटा है। तो आपको करना क्या है यार, एक एक्सरसाइज तो इसमें आयोटा की होती है, हालांकि आयोटा पर अभी गए नहीं है अपन, चले कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, आप लोग क्या करके देखिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हिंट दे देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो है ना -1 होता है। अब निकाल कर देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो z1 z2 जो होता है वो आएगा आपका 10 + 8 आयोटा, ठीक है, + 15 आयोटा -12 समथिंग। तो z1 z2 जब आप करोगे 10 और 12 -2, -2 + 8 और 15 कितना हो गया, ये 15 है ना, 8 और 15 22 आयोटा मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा, जो भी आप रैंडम एग्जांपल ले लोगे तो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया अपन का, मल्टीप्लाई करना भी आ गया, बहुत सिंपल है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बस इतना से याद रख लेना, और कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर भी होते हैं, क्लोजर लॉ क्या कहता है, क्लोजर लॉ ये कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला है। दूसरी बात एसोसिएटिव लॉ, भैया z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर लो या z2 को z1 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हालांकि मुझे सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाना था, परंतु मैं आपको ये बता भी रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है ये, चिंता मत करिएगा, कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो एग्जिस्ट करे जिसे मल्टीप्लाई करवाने पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज रहे। और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हालांकि वो चार चीजें मेरे को साथ में लिखने आनी थी, परंतु मैंने वो अलग कर दी है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे मल्टीप्लाई करवाने पर आंसर अपन के पास 1 आ जाए, बस सिंपल सी दो बातें हैं, ठीक है, बहुत बेसिक बातें हैं। अब आ रहा है जी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर, जिसे अपन कहते हैं पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा, ठीक है, पावर ऑफ आयोटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसके बिना आपको फील नहीं आने वाला इस चैप्टर में, ठीक है। लिखिए सारे बच्चे, है ना, पावर ऑफ आयोटा ना। यार मेरे को चौक से पढ़ाने में बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, ठीक है, इसीलिए मैं चाहता तो बहुत सारी कंप्यूटर एप्लीकेशन भी यूज कर सकता था, पर मैंने अल्टीमेटली यही प्लेटफॉर्म चूज करा, क्योंकि यार ये सबसे बेसिक होता है और सबसे बढ़िया लगता है मेरे को, कसम से फील आता है। अब यहाँ पर आपको ना कुछ रूल याद रखने हैं, ठीक है ना। आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, याद रखना। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब होता है आयोटा हमारा, और आयोटा की पावर 4 होता है 1। ये चार बातें याद रख लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चार बातें याद रख लो, बस आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट से इनको कर लीजिए। अच्छा, ऐसा होता क्यों है देख लीजिए। सर आयोटा की वैल्यू √-1 है, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, √-1 इंटू √-1, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अपन का रूट से रूट कट जाएगा, यानी कि बेसिकली -1 आ जाएगा, ठीक है ना। √2 होता है ना यार। अच्छा सर आयोटा क्यूब ऐसा क्यों आता है, आयोटा क्यूब को मैंने लिख दिया आयोटा 2+1, है ना। पावर बेस सेम है तो पावर अलग अलग है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, है ना। तो माइनस आयोटा होता है, सॉरी माइनस आयोटा होता है, या माइनस में लाना भूल गया मैं, माइनस आयोटा होता है। आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। -1 इंटू -1, जितना आंसर आ गया 1। सर जैसा बता रहे हो वैसे ही कतई जहर आंसर आता जा रहा, भाई फील आ रहा नहीं आ रहा, फटाफट से कमेंट सेक्शन पर लिखते रहिएगा और लाइक होते रहिएगा, लाइक की कमी नहीं होनी पड़िए। और हर जगह इसको शेयर कर देना वीडियो को यार, हर जगह शेयर कर देना, बस शेयर होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप रहे यार, मजा आए तभी, ठीक है। चलिए आयोटा की वैल्यू अपन ने कर लिया। अब दो चार आइडेंटिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये इतना झमेला पढ़ने लायक है ना, और एक्सरसाइज इतनी छोटी सी है, कंसेप्ट इतने सारे पढ़ने पड़ते हैं।
एज पर एनसीईआरटी, ठीक है ना। पर क्योंकि जेईई मेंस के रिगार्डिंग अगर आप मेरे से पूछना चाहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। अगला लिखिए आइडेंटिटीज। अगले टॉपिक पर अपन आ रहे हैं जिसे अपन कहते हैं आइडेंटिटीज। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आइडेंटिटीज होती हैं यार। सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी आप लिख लो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। अगर अपन z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर करने बैठ गए तो क्या आंसर आने वाला है सर? कुछ भी नहीं आने वाला यार। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z। बेसिक आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की और कुछ भी नहीं होता। अरे अभी जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है यार, ठीक है। z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर भी कर लोगे, ठीक है। z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2, ठीक है। z1 प्लस z2 का होल क्यूब भी कर लोगे, क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए। z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 z2 प्लस 3z2 z1। फटाफट से करते जाइए यार नोट डाउन, ठीक है। और z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2। बस हो गया। इतनी चीजें याद रखनी है, सारा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब अपन मॉडुलस कॉन्जुगेट भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है और झमीला क्या है। भाई आयोटा पूरा ही देख लेते हैं, अब इतना देखा सर जी तो, ठीक है। पहले इसको रब कर देता हूँ यार। आई होप सो समझ आ रहा होगा, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत जीरो लेवल से। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे इधर कुछ क्वेश्चन करते हैं, इन्होंने आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 2 दे रखा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, इसकी वैल्यू निकालो यार। -5/8 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/8। आंसर करते जाओ। सेकेंड पार्ट क्या है अपन का, सेकेंड पार्ट है माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा मल्टीप्लाई -1/8 आयोटा का क्यूब, ठीक है। तो आप करते जाइए, बहुत सिंपल है। 2 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/8 का क्यूब ले लीजिए, मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब ले लीजिए। -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन 8 का क्यूब। आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट भी आपका हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आयोटा वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आयोटा वाले सारे टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। बाकी अगली वीडियो आने से पहले ना सारे बच्चे लाइक ठोक देना, मुझे नहीं पता, ठीक है। लाइक ठोक देना और कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये प्लेलिस्ट हर जगह फैल सके, ठीक है ना। पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। कोशिश करूंगा मैं इसको डिजिटली लाने की भी, यानी कि लैपटॉप के थ्रू भी पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशंस के थ्रू भी। तो अभी तो समापन यही करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब मार देना यार। थैंक यू सो मच।